करंट अफेयर को देखेंगे। आपकी मार्च 2021 की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें आपका शासन व्यवस्था। ठीक है, जो इसमें आपका शासन व्यवस्था में दे रखा है समान नागरिक सिविल संहिता। आज हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को देखते हैं। समान नागरिक सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये सुर्खियों में क्यों है? पहली हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, आपने देखा होगा तो सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी नागरिकों के लिए एक उत्तराधिकार और विरासत की लैंगिक और धार्मिक दृष्टि से तटस्थ आधार पर एक मांग करने की बात की है। मांग करते हुए एक जनहित याचिका PIL पर केंद्र से उत्तर मांगा है। इसमें तो उत्तर किससे मांगा कि 3 महीने से, क्योंकि ये याचिका जो आई है जो 3 महीने से यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत शामिल किए जाने वाले विभिन्न विषयों के समाहित कुछ मुद्दों पर चौथी बाजी याचिका आई है। पूर्ववर्ती तीनों में अगर देखा गया है तो ये जो 3 याचिकाएं जो आई हैं वो समान दत्तक ग्रहण पुत्र कानून, समान विवाह विच्छेद, भरण पोषण गुजारा भत्ता कानून तथा विवाह के लिए एक समान लैंगिक रूप से निरपेक्ष कानून जो निरपेक्ष न्यूनतम आयु के संबंध में मुद्दे पर आधारित थी। ठीक है, तो यह आपका, फिर इसको हम देख लेते हैं आपके जो गवर्नमेंट ऑफ पर्सनल लॉ है इसको लेकर वो क्या है। तो गवर्नमेंट ने क्या लॉ बनाए हैं, तो जैसे कि वर्तमान समय में विभिन्न धार्मिक समुदाय और व्यक्तिगत कानून के तंत्र द्वारा शासित करना। ये कानून मुख्य रूप से निम्नलिखित क्षेत्रों पर केंद्रित होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड के आपका विवाह विच्छेद या विवाह यानी कोई शादी हुई है तो उसको विवाह विच्छेद यानी विवाह विच्छेद मतलब तलाक हुआ, इसे डिवोर्स कहते हैं हम लोग। और अभिरक्षा या फिर संरक्षक तत्व, ठीक है, गार्डियनशिप मिलती है या कस्टडी मिलती है। ठीक है, जो आपका बच्चों को लेकर जो जब डिवोर्स होता है तो कस्टडी किसको मिलेगी, मदर को मिलेगी या फादर को मिलेगी। या फिर दत्तक ग्रहण, जैसे पहले गोद लेने की प्रथा होती अब भी है, पहले राजा महाराजाओं तो जिसको बंद कर दिया अंग्रेजों ने, और आज जो लोग गोद लेते हैं दत्तक पुत्र को लेते हैं और उनका भरण पोषण किस तरह करेंगे, तो ये व्यवस्था है इसमें। और उत्तराधिकार और विरासत, जो उत्तराधिकारी जो तब वो अपने घोषित करेंगे, ठीक है, और उसको जो विरासत को लेकर तो उसके बारे में इसमें बताया गया है। ठीक है, अब हिंदू व्यक्तित्व कानून, इसमें 4 अधिनियम समाहित हैं। हिंदू व्यक्तित्व कानून के 4 इसमें एक्ट बनाए गए हैं, जैसे कि हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू अधिकार अधिनियम, हिंदू अपर्याप्त वैधता संरक्षक अधिनियम यानी हिंदू मॉर्टलिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, हिंदू दत्तक भरण पोषण अधिनियम। ये आपके 4 इसमें बताए गए हैं। यहाँ पे हिंदू शब्द का मतलब ये हिंदू से नहीं है, इसके अंतर्गत सिख भी आएगा, जैन भी आएंगे और बौद्ध भी शामिल होंगे, बट इसमें आपका मुस्लिम शामिल नहीं होंगे। ठीक है, ये उनके ग्रंथों पर, ये मुस्लिम के जो ग्रंथ है वो उन पर आधारित होगा। जैसे कि आपका पूर्वोत्तर में आप देखेंगे तो 200 से ज़्यादा जनजाति हैं जहाँ पर प्रथागत कानून है, कानून जो है वहाँ पे अलग है। जैसे कि आप देखेंगे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, वहाँ के रीति रिवाज जो हैं वहाँ पे अलग प्रावधान है। संशोधित हिंदू कानून वहाँ पे भी हैं, जैसे कि आपका संहिताकरण, इसके बावजूद प्रचलित प्रथाओं का संरक्षण, ये सब चीज़ें वहाँ पे हैं। अब वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में देखेंगे तो आपका गोवा में भी है ये चीज़। देखिए 1967 में पुर्तगाली नागरिक संहिता, 1961 में भारत द्वारा जब गोवा का विलय कर लिया गया था भारत में, ठीक है, तो उसके बाद एक क्रियान्वयन हुआ। गोवा में निवासी करने वाले विभिन्न व्यक्तियों पर ये लागू हुआ, भले ही उनका धार्मिक या जातीय समुदाय कुछ भी हो, भले वो फॉरेन के हों या फिर इंडिया में किसी और धर्म के हों, तो उन पर ये लागू हो गया। हालांकि पुर्तगाली संहिता पूर्णतः समान नागरिक संहिता नहीं है। जो पुर्तगाली जो संहिता है वो पूर्ण रूप से यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। इसमें कुछ प्रावधान धार्मिक आधारों पर दिए गए हैं, कुछ प्रावधान धार्मिक आधारों पर है। सबसे विवादित उपबंध ये है कि
यदि पत्नी 25 वर्ष तक की आयु में किसी बच्चे या फिर 30 वर्ष की आयु में लड़का देने में विफल रहती है तो वह हिंदू पुरुष दूसरा विवाह कर सकता है, अभी भी कर सकता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड्स कहते हैं। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? तो यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सिंगल कोड है, ठीक है, जो कि सभी नागरिकों उनके व्यक्तिगत मामले जैसे कि विवाह विच्छेद, अभिरक्षण, दत्तक, विरासत पुत्र, इन पर लागू होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका अगर उद्देश्य देखें तो उद्देश्य क्या है? विभिन्न धार्मिक समुदायों के भीतर पारस्परिक संबंध और संबंधित मामलों को शासित करने वाले विभिन्न प्रकार के व्यक्तिगत कानून, पर्सनल लॉ के तंत्र को स्थापित करना है। संविधान में जैसे देखेंगे आप तो संविधान का आर्टिकल जो 44 है, ठीक है, उसमें यह प्रावधान दिया गया है कि राज्य संपूर्ण भारत के राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को तैयार करेगा, यानी उसके लिए एक प्रयास करेगा कि सभी लोगों को समान न्याय मिल सके। आर्टिकल 44 केंद्रीय तत्व डीपीएससी में ये एक प्रावधान है। आर्टिकल 37 जो है अनुच्छेद, उसमें परिभाषित किया गया है कि न्यायपरक का मतलब ये होता है कि किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय है, ठीक है, न्यायपरक नहीं है, यानी किसी भी न्यायालय के द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो इनमें निर्धारित किए गए सिद्धांत शासन के मूल तत्व हैं। यानी डीपीएससी में ऐसा होता है कि जो राज्य के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उनको लागू करना चाहता है या नहीं। इसके लिए आप जैसे कि आप जाते हैं अपने मूल अधिकारों को लेकर, फंडामेंटल राइट को लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाते हैं 266 आर्टिकल के तहत, और सुप्रीम कोर्ट आप जा रहे हैं आर्टिकल 32 के तहत। इसके लिए आप डीपीएसपी को लागू कराने के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि इसके बारे में विशिष्टता और समान नागरिक संहिता के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं और समान नागरिक संहिता के विरुद्ध में क्या तर्क दिए जाते हैं, इसको, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है कि कहीं कहीं पे ये पॉजिटिव भी है, कहीं कहीं नेगेटिव इफेक्ट भी देता है। ये देख लेते हैं। तो ये भारतीय कानून प्रणाली को सरल बनाता है। तो कानून ये तर्क दिया जाता है कि जो धार्मिक मान्यताओं के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के कानूनों के साथ साथ तर्क दिया जाता है कि हिंदू कोड बिल जो आया था और शरीयत कानून और अन्य कानून को सरल कर देता है। ये कि अगर हिंदू कोड बिल है, मोहम्मदन में शरीयत कानून है या फिर अन्य कानून जो आए उनको सरल कर देता है, ईजी बना देता है ये। और विभिन्न समारोह, विरासत, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण से संबंधित जटिल कानूनी प्रक्रियाएं उनको सरल करता है और उन्हें भी और उन्हें सभी के लिए एक जैसा बनाता है, यानी सभी के लिए एक समान रहेगा। और सिविल कानूनों में सभी नागरिकों पर यह लागू भी होगा, भले ही धार्मिक समुदाय उनका कुछ भी हो। अब इसको देख लेते हैं हम, इसके विरुद्ध में क्या तर्क दिए जाते हैं। तो विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं? भारतीय कानून अधिकतर सिविल मामलों में एक ही संहिता पर पालन करते हैं। सिविल मामलों में एक ही संहिता पर सारे पालन करते हैं, जैसे कि भारतीय अनुबंध अधिनियम, सिविल प्रक्रिया संहिता, माल विक्रय अधिनियम, संपत्ति अंतरण अधिनियम, ठीक है, और उसके बाद साझेदारी साक्ष्य अधिनियम जैसी चीजें शामिल हैं। और क्या है, राज्यों ने सैकड़ों संशोधन, इस टाइम राज्यों ने काफ़ी ज़्यादा संशोधन कर रखे हैं। और कुछ मामलों में तो आप देखेंगे तो धर्मनिरपेक्ष सिविल कानून के अंतर्गत भी विविधता विद्यमान है। एक समान नागरिक संहिता व्यवहार्थ नहीं है, यानी एक जैसी हर राज्य में नहीं है। हर राज्य ने भी अपने अपने अलग अलग कानून व्यवस्था बना रखी है। अब संसद की विधायी शक्ति, संसद क्या तर्क देती है? तो उच्चतम न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट ने इस अपनी घोषणा में करते हुए कहा है कि किसी न किसी रूप में समान नागरिक संहिता का पक्ष सुप्रीम कोर्ट ने लिया है। संसद ने इन न्यायिक घोषणाओं को लागू करने के लिए संसद कानून बना सकती है। जैसे कि आप एक केस ये देख लें, सबसे इम्पोर्टेंट जो केस है जो था 1985 में मोहम्मद अहमद खान
वर्सेस शाहबानो बेगम का केस था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा कर दी थी कि जो शाहबानो हैं वो इद्दत की अवधि पूर्ण होने के पश्चात, यानी जो उनको टाइम पीरियड दिया गया उसका अगर पूरा हो जाता है तो भरण पोषण प्राप्त करने की हकदार है। यानी जब उनका डिवोर्स वगैरह हो जाता है तो उसके बाद उन्हें सारा भरण पोषण मिलेगा। जैसे कि सरला मृदुल बनाम भारत संघवाद 1995, तो इसमें न्यायालय ने संसद द्वारा एक ऐसी समान नागरिक सुविधा संहिता का निर्माण कर दिया है या उसको करने आवश्यक करने को दोहराया था, जो विचारधाराओं के आधार पर उत्पन्न होने वाले विरोधाभासों के निराकरण करके राष्ट्रीय एकीकृत में सहायक सिद्ध हो सके। अगर इसके विरोध में देखो तो क्या तर्क दिया जाता है, तो इसके विरोध में तर्क दिया जाता है कि संसद को व्यक्तिगत कानून अन्याय इनका अधिकार प्राप्त नहीं है। यानी संसद को व्यक्तिगत कानूनों पर जो है वो अन्याय करने का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं, कि इसको अनन्य अधिकारता, न्याय नहीं, अनन्य अधिकारता प्राप्त नहीं है। यदि संविधान निर्माताओं को आशय समान, जो संविधान हमारे निर्माता हैं उनका आशय क्या था, समान नागरिक संहिता का कर रहा होता तो उन्होंने इस विषय को संघ सूची में शामिल करके व्यक्तिगत कानूनों के संबंध में और अनन्य अधिकार क्षेत्र प्रदान किए होते। व्यक्तिगत कानून का उल्लेख समवर्ती सूची में किया गया है। अगर हम देखेंगे आपकी तो संघ सूची जो है उसमें यूनियन लिस्ट में व्यक्तिगत कानूनों का उल्लेख किया गया है। समान नागरिक संहिता और कानून के अधिकार, तो समान नागरिक संहिता कानून के आप अधिकार देखिए बताया गया तो दिया जाता है कि लैंगिक अधिकार पर न्याय हो। जैसे कि आपने देखा होगा कि अधिकतर धार्मिक और व्यक्तिगत कानून पुरुषों के पक्ष में ज़्यादा झुके रहते हैं, ठीक है। और व्यक्तिगत कानून ना केवल आर्टिकल 21 के तहत आपकी गारंटी कर जीवन होता है, स्वतंत्रता जो आपकी फ्रीडम है और गरिमा के अधिकार का भी उल्लंघन करते हैं, अपितु पितृसत्तात्मक, जो पिता की ओर से पितृसत्तात्मक रूढ़िवादी विचार भी यहाँ पे क्या होता है, दृढ़ता से काम करता है। इसलिए यहाँ पे लैंगिक समानता लाने के लिए समान नागरिक संहिता समय की मांग है, ठीक है। यहाँ पे मतलब समय लाना ये एक समय की मांग बन चुकी है कि समान नागरिक सिविल संहिता को, ठीक है। धर्म और व्यक्तिगत कानून के पृथक पृथक मार्ग, यानी धर्म का आप देखेंगे और व्यक्तिगत कानून दोनों अलग अलग है, दोनों के मार्ग अपने अपने अलग अलग है। जैसे कि आप ऐसा और बम्बई बनाम भारत संघवाद का अगर केस देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट जो कह चुका है कि न्यायालय ने यह निर्णय दिया है कि धर्म व्यक्तिगत विश्वास का मामला है, जो धर्म है वो व्यक्तिगत विश्वास का मामला है और धर्मनिरपेक्ष वो गतिविधियों के साथ उसे नहीं जोड़ सकते, यानी धर्मनिरपेक्ष को अपनी गतिविधियों के साथ नहीं जोड़ सकते। और जो धर्म है वो आपका व्यक्तिगत मामला, आपका व्यक्तिगत विश्वास है। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति गतिविधियों को केवल राज्य द्वारा कानून बनाकर ही विनियमित किया जा सकता है। अगर इसके विरोध में देखें तो क्या तर्क दिया जाता है, तो इसके विरोध में देखकर तर्क दिया जाता है कि अब ठीक है, कि धर्मनिरपेक्ष राज्य को व्यक्तिगत कानून में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ठीक है। जो राज्य है धर्मनिरपेक्ष राज्य को जो व्यक्तिगत कानून जो बनाए गए उनमें इंटरफेयर ना करे और समान नागरिक सुविधा संहिता के लोगों द्वारा आर्टिकल 25 के अंतर्गत प्रदान किए गए गारंटीकृत मूल अधिकार, जिसमें आपका व्यक्तियों का धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार शामिल हैं, और आर्टिकल 26 भी धर्म के मामले में प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय को अपने मामले के प्रबंध का अधिकार है। और क्या है, और आर्टिकल संस्कृति और संरक्षण का अधिकार देता है आपको। और आर्टिकल 25 क्या होता है, तो लोक व्यवस्था यानी कानून व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता और मूल अधिकारों के संबंध में आपके अन्य प्रावधान को इसमें देता है। इसके बाद आर्टिकल 26 जिसमें तहत आपका आर्टिकल 26 तहत क्या मिला है, तो किसी भी समूह यानी कोई भी ऐसा ग्रुप की स्वतंत्रता को अन्य मूल अधिकारों के अधीन नहीं किया जाता है। यानी कोई भी आपका
ग्रुप है, किसी भी समूह की स्वतंत्रता है, उसको आप अन्य मूल अधिकारों के अधीन नहीं कर सकते। जैसे कि आप किसी को मूल अधिकार के अधीन ले आए किसी भी ग्रुप से स्वतंत्रता को, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। समान नागरिक संहिता और देश में विविधता की अगर बात करें तो राष्ट्रीय एकीकरण को बढ़ावा देती है ये, और धार्मिक एक समूह के लिए पृथक पृथक कानून संप्रदायों को जन्म देता है। व्यक्तिगत मामलों और विभिन्न पहलुओं को शासित करने वाला एक धर्मनिरपेक्ष कानून होता है। एकता राष्ट्रीय चेतना का भावना इसमें सृजित होती है। वहीं इसके अगर विरोध में तर्क देखा जाए तो देश की विविधता के विरुद्ध ये संशय रहता है कि क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक और विविधतापूर्ण इतने देश में भी कभी व्यक्तित्व कानून की एक रूपरेखा हो सकती है। जैसे कि राष्ट्रीय समिति सहमति का एक अभाव भी रहा है कि समान नागरिक सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी भी राजनीतिक रूप से संवेदनशील मुद्दा रहा है। ये पूर्ण रूप से भी लागू नहीं हुआ है, और अभी भी कई ऐसे संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अल्पसंख्यकों के अधिकार के पक्ष में समर्थन करते हैं, और कई धार्मिक नेता समान नागरिक सिविल संहिता समान नागरिक सिविल संहिता जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका विरोध भी करते हैं। आगे की इसको देखें तो आगे किस तरीके, तो आम सहमति का इसमें अभाव है काफ़ी। तो समान नागरिक सिविल संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड इस टाइम लागू नहीं किया सकती। इसमें कहा है कि समान नागरिक सिविल संहिता लागू नहीं किया सकती क्योंकि इसके लिए व्यापक सहमति यानी हर जगह सहमति एक सी होनी चाहिए, लेकिन वो है नहीं। यहाँ तक कि संविधान सभा में बहस में भी उल्लेख किया गया था कि किसी भी समुदाय के प्रबल विरोध की उपेक्षा करते हुए, यानी कोई भी समुदाय के अगर प्रबल किया जा रहा है तो उसकी उपेक्षा करते हुए यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करना एक अविवेकपूर्ण रहेगा। क्यों? क्योंकि समान नागरिक सिविल संहिता आर्टिकल 44 के महत्व के बारे में प्रभावी सूचना, शिक्षा, संचार, कार्यप्रणाली जैसे इन विषयों में राष्ट्रीय सहमति विकसित करने की दिशा में एक सहायक सिद्ध हो सकती है। व्यक्तिगत कानूनों में सुधार, तो समान नागरिक सिविल संहिता आम सहमति में अभाव। समान नागरिक सिविल संहिता जो है उसमें आम सहमति यानी लोगों के बीच सहमति में काफ़ी अभाव है। भारत में सर्वोत्तम आगे की राह हो सकती है, ये बिल्कुल हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत कानून में विविधता होने के कारण इसको संरक्षित भी किया जाए। तो विविधता को जो इसमें काफ़ी इसमें कंट्रोवर्सी है उसको भी संरक्षित कर रहा है कि बहुत ही अलग अलग व्यक्तिगत कानून में है, परंतु साथ ही ये अवश्य सुनिश्चित कर लिया जाए कि ये विविधताएं मूल अधिकारों के समक्ष बाधा उत्पन्न ना करें। वर्ष 2018 में विधि आयोग ने अपने एक परामर्श पत्र में उल्लेख भी किया था कि देश में इस अवस्था के समाज नागरिक संहिता ना तो आवश्यक है ना ही वांछनीय है। हालांकि विवाह और विवाह विच्छेद यानी शादी करना और तलाक जैसे विषयों पर कुछ ऐसे उपाय सुझाव देता है जो सभी धर्मों के व्यक्तिगत कानूनों के समान रूप से स्वीकार किए जाने चाहिए। एक ऐसी आदर्श समान नागरिक संहिता को अधिनियम करने का प्रयास किया जाना चाहिए और सभी व्यक्तिगत कानून के सर्वोत्तम तत्वों का इसमें समावेश भी किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत कानून उनके उत्तम भागों को मिलाकर एक इसमें कानून का निर्माण करना चाहिए। और कोलिजन प्रणाली इसका निष्कर्ष को देखें तो निष्कर्ष इसका क्या है, तो एक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, क्योंकि भारत एक पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। लोकतांत्रिक लोगों का तंत्र, लोगों की शक्ति है इसमें पब्लिक की, तो धर्म की स्वतंत्रता हमारी संस्कृति का मूल तत्व है। तो धर्म की स्वतंत्रता है जिसमें हम आज़ादी से घूमते हैं, आज घूमते फिरते हैं, जिसको भी आप भगवान को मानते हैं, अल्लाह को मानते हैं, शिख हैं तो गुरु को मानते हैं, ईसाई हैं तो गॉड ने रिलीज करते हैं। तो जिस भी धर्म के आप लोग हैं तो हमारी संस्कृति के हम लोग बिल्कुल धर्म की स्वतंत्रता हमें मिली हुई है और हमारी संस्कृति का ये मूल तत्व भी है, क्योंकि हर जगह ऐसी स्वतंत्रता नहीं मिली है आपको। ऐसी धार्मिक प्रथाएं जो मानवाधिकारों और मानवीय गरिमा को क्षति पहुंचाती, यानी ऐसी कोई धार्मिक प्रथाएं हैं जो मानवाधिकारों ह्यूमन राइट्स को और मानव की गरिमा को अगर क्षति पहुंचा रही हैं तो नागरिक और भौतिक स्वतंत्रता में संकट ये उत्पन्न कर सकती हैं और स्वायत्तता का
नहीं बल्कि उत्पीड़न का भी एक प्रतीक बनेगी और ऐसी एकीकृत संहिता अति आवश्यक है। शोषण से सुरक्षा प्रदान करना और राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बढ़ावा देना, यही हमारे देश का महत्व है। यही हमारे देश की आगे की राह होनी चाहिए कि हमारे देश की एकता और अखंडता को बना रहे। इसलिए दोस्तों आज एक वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।